जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत एक सामान्य परिचय का चर्चा करेंगे। भारत, हमारा देश जो प्यारा भारत है, उसका एक सामान्य जो परिचय है उनको हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज है भारत का जो सेशन है, भारत सामान्य परिचय। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सामान्य परिचय में क्या है? भारत का नाम, हमारे देश का नाम किस किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आर्यव्रत, आर्यव्रत के नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, भारत वर्ष के रूप में जानते हैं, हिंदुस्तान के रूप में जानते हैं और इंडिया के रूप में जानते हैं। तो 5 नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक है भारत, ओनली भारत। ठीक है, तो अलग अलग ऐतिहासिक में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग नाम पर, अलग अलग नामों से हम लोग अपना देश का के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली अगर बात किया जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही नाम लिखा हुआ है, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। ठीक है, तो ऑफिशियली अगर हम लोग ऑफिशियली कहीं लिखेंगे या फिर जो मान्य है ऑफिशियली, वो भारत और इंडिया के रूप में हम लोग ऑफिशियली लिखते हैं। ठीक है, राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब होता है क्या कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ से लेकर 0 डिग्री है देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसको यामत्त रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है? ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, तो हमारा देश जो अवस्थित है, हमारा देश इस क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ इस क्षेत्र में अवस्थित है। तो यही कह रहा है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके इधर उत्तर की ओर हुआ उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण हुआ इधर दक्षिणी गोलार्ध, यानी नीचे हुआ दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, इधर है साउथ हेमिस्फीयर और इधर है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, और हाँ, और इधर अगर देखा जाए, यहाँ से लेके इस क्षेत्र में ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ से लेके 0 डिग्री से इधर जो हो गया, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा इंडिया कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ इस बीच में है, यानी इस क्षेत्र का पूर्व में है और इस क्षेत्र का उत्तर में है। तो एक तो हो गया पूर्व और उत्तर में, यहाँ का रखा है उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी उत्तर हो गया और इधर हो गया पूर्व। ठीक है, समझ में आया? इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। हमारा प्यारा भारत यहाँ से लेके यहाँ तक है प्यारा भारत, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, और यहाँ से लेके ये इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ से इक्वेटर गुजरी है, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ से लेके 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और यहाँ से लेके ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, यामत्त रेखा, ये 0 डिग्री अवत्तर रेखा। तो यहाँ से लेके इधर हो गया ईस्ट, और यहाँ से लेके इधर हो गया वेस्ट। 0 डिग्री के इस साइड, राइट साइड ईस्ट, और लेफ्ट साइड हो गया वेस्ट। और 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इसके जो ऊपर की ओर है, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ, और इसके नीचे जो है ये हो गया साउथ, साउथ, यानी इस क्षेत्र जो है, यहाँ से लेके इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र होता है साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इस क्षेत्र में इधर जो है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, स्टेटमेंट में कह रहा है क्या, कि उत्तर और पूर्वी, यानी उत्तर हो गया 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जो अक्षांश में है, और 0 डिग्री जो देशांतर है इसके पूर्वी है। तो हमारे देश क्या है, कहाँ अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इंग्लिश मीडियम अगर बच्चे हैं तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यही कह रहा है, यही कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, राज्यों की संख्या
28 है। यानी स्टेट जो है, मुख्य रूप से स्टेट जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुल स्टेट जिसको कहा जाता है, जिसमें गवर्नर और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, वो है 28। स्टेट दो प्रकार की होती है, एक होता है जो फुल स्टेट होते हैं जिसमें गवर्नर होते हैं और खुद का एक विधानसभा भी होता है, हाईकोर्ट भी होते हैं, और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश जो हम लोग यूनियन टेरिटरी के रूप से जानते हैं। तो जो फुल स्टेट है जिसमें गवर्नर होते हैं, खुद का प्रशासन होते हैं, खुद का एक विधानसभा होता है जो अपना स्टेट लिस्ट में कानून भी बनते हैं जो राज्य सूची में, तो वो 28 है। तो 28 कहाँ कहाँ है हम लोग देख लेते हैं। देखिए 28 कहाँ कहाँ है, ये है स्टेट। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, केरला, यहाँ गुजरात। ठीक है ना। तो इतना हमारे जो है टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि ऐसा प्रदेश जिसमें केंद्र से शासन होता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र से चलता है। ठीक है ना। तो उसका संख्या है 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें यही कह रहा है क्या कि राज्यों की संख्या कितना है 28, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 8। केंद्र शासित प्रदेश क्या क्या है, 8 क्या क्या है आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, उसके बाद यहाँ पंडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद यहाँ दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो कितना है 1 2 दिल्ली 3 4 5 6 हो गया, और एक है हाँ दमन द्वीप 7। ठीक है ना। तो 7 जो है हमारा क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना 8। अच्छा, ज्यामितीय आकार क्या है चतुष्कोणीय, यानी चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसमें वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण हेमिस्फीयर बटा गया है। अक्षांश वो होता है कि पृथ्वी का या ग्लोब के केंद्र से होते हुए कोणीय दूरी है। पृथ्वी यानी ग्लोब के केंद्र से होते हुए कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है। तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, आपको मैप से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी हम लोग पहले अभी देख चुके हैं क्या कि हमारा देश कहाँ है उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ से लेके ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ से उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ से लेके 8 डिग्री, यहाँ अगर देखेंगे तो 8 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से लेके 1 2 3 4 करते करते 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा देश अवस्थित है। कहाँ है उत्तरी गोलार्ध में। इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 8 डिग्री, यहाँ से लेके 8 डिग्री, यहाँ अगर देखेंगे तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 डिग्री से लेके 37 मोटामोटी जो है हमारा अक्षांश विस्तार है। यहाँ से लेकर अक्षांश विस्तार है। ठीक है ना। तो अक्षांश विस्तार है। आगे कह रहा है क्या स्टेटमेंट में, आगे कह रहा है क्या कि देशांतरीय विस्तार जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से कनेक्ट करे। ऐसा काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री से लेके दक्षिणी गोलार्ध 90 डिग्री तक को कनेक्ट करता हो या मिलाता हो। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो हम लोग अभी देखे, दक्षिणी गोलार्ध देखे, ये 0 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी, ये 0 डिग्री आपका यामोत्तर रेखा। ठीक है। यहाँ से लेके इधर ईस्ट है, तो 1 2 3 4 करते करते इधर आ गया पूरा 180 डिग्री। ठीक है। और यहाँ से लेके 1 2 3 करते करते यहाँ 180 डिग्री है।
ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये एक ही एक 180 डिग्री एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या कि देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 डिग्री के पूर्व में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो 68 से लेके 97 तक। ठीक है, यहाँ का अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ 68 डिग्री, 68 डिग्री, और यहाँ तक यहाँ है 97 डिग्री, 97 डिग्री। तो 68 से लेकर 97 डिग्री तक मोटा मोटी जो है हमारे देश का जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है ना, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक देशांतरीय विस्तार है, यही स्टेटमेंट में कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं क्या कि मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब होता है, देखिए, और प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय होता है जिसमें ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। इसको सही से देख लीजिए। देखिए इसमें होता क्या है कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ से 0 डिग्री गई है, 0 डिग्री, और पृथ्वी चूंकि ऐसे घूमते रहती है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी अपना एक्सिस में रोटेट करते रहती है, यानी घूर्णन करती है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि जो है, देखिए हमारा पृथ्वी हमारा इंडिया, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड यानी विषुवत रेखा है ये, और हमारा प्यारा इंडिया यहाँ है, यहाँ इंडिया है, ठीक, इंडिया है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है, ठीक है, इस विस्तार से लेके हम लोग जितना भी मानक समय हम लोग विस्तार में जितना भी देशांतर का जो डिफरेंट होता है उसको बीच में हम लोग माने हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री तक। अगर इसमें देखा जाए 68 डिग्री, चूंकि यहाँ 0 डिग्री है तो 1 2 3 करते तो 68 डिग्री यहाँ होना चाहिए, और यहाँ 97 डिग्री, यहाँ 97 डिग्री। तो 97 डिग्री से हम 68 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 17 में से 8 गया 9 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया, यानी 29 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक 29 डिग्री का डिफरेंट है ये। ठीक है, 29 डिग्री का डिफरेंट है। तो 29 डिग्री का अगर डिफरेंट है तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर आधा करेंगे, यानी 97 68 का आधा करेंगे तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बीचों बीच में यहाँ से लेके बीचों बीच में पड़ता है। यानी इस 29 डिग्री के हम आधा करने के बाद जो यहाँ से लेके देशांतरीय विस्तार है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में आता है, जो प्रयागराज के मिर्जापुर होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरी है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, अब उसमें कह रहा है कि ग्रीनविच से 5.5 मिनट 5.5 मैंने 5 घंटा 5 मिनट आगे है। आगे क्यों है आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ ध्यान लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारा पृथ्वी जो है 24 घंटा में 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। यहाँ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक 24 आवर्स में क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो अगर 1 घंटा का मतलब निकाला जाए, 1 घंटा की बात किया जाए तो कितना होगा, 360/24 आवर्स। इसको अगर करेंगे तो 1 आवर तो क्या कितना में होगा, 15 डिग्री में डिवाइड होगा। तो 1 आवर्स का मतलब होता है क्या कि 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। यानी पश्चिम से लेके पूरब की ओर जो पृथ्वी रोटेट करती है 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो अगर हमको इसमें देखें कि 1 आवर का हमको लिख सकते हैं, ये 60 मिनट, तो 1 आवर 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री में 60 मिनट लगते हैं 15 डिग्री घूमने में। तो 1 डिग्री अगर घूमती है तो 60/15 तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर कंक्लूजन के रूप में निकाला तो ये हुआ कि 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके 29 मिनट का डिफरेंट है, 29 मिनट का डिफरेंट है। ठीक है, यह 29 मिनट का डिफरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 29 मिनट का डिफरेंट है। तो इसलिए बीचों बीच में 82.5 डिग्री को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री को चुनते हैं। तो अब देखते हैं कि 82.5
यानी 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82, 82 इंटू 4, टोटल 82। हम लोग 82 को मानक माने हैं, क्योंकि इसका बीचों बीच 29 को डिवाइड करेंगे तो बीचों बीच में सारे 82 हम लोग इंडिकेट करते हैं, मिला है। तो अगर 4 मिनट को 82 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 और 32, 32। तो इतना कितना हो गया, ये इतना मिनट निकल गया, इतना मिनट निकल गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग कितना में, 60 मिनट में, यानी घंटा निकलना हमको। तो कितना हो गया, 5 6 30, यानी 5 आ गया, 30 28, तो 28 हो गया, 30 30 हो गया, 28 मिनट, 28 हो गया। तो 28 मिनट बचा, 28 मिनट बचा। और चूंकि आधा इधर आधा मिनट भी है, 82.5 में आधा बच गया, ये तो हम तो 82 वाला निकाले हैं। तो आधा आधा में फिर उसमें जोड़ लीजिए 15 मिनट, तो उसमें हो गया 8 5 13 3 4, तो मोटा मोटी कितना हो गया, 5 घंटा 5 आवर्स 30 मिनट। हाँ, यही कह रहा है क्या कि यहाँ से लेके 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही इसमें कह रहा है क्या स्टेटमेंट में कि मानक समय, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो होता है जो उस समय को हम लोग पूरे भारत में उसी को हम लोग मानेंगे। यानी 2 घंटा 29 डिग्री डिफरेंट, और समय में 2 घंटा, मोटा मोटी 2 घंटा, लगभग 2 घंटा डिफरेंट होने के बावजूद भी हम लोग 5.5 घंटा को आगे मानते हुए हम लोग 82.5 डिग्री को हम लोग इंडिकेट किए हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक समय यही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मोटा मोटी है ये, हम लोग देख लेना है, समझ जाना है। कहाँ से गुजरी है, मिर्जापुर से गुजरी है, प्रयागराज के में होते हुए। अब दूसरा क्या है, ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है हम लोग। ठीक है, वही कैलकुलेशन से हम लोग निकाले हैं। ठीक, आगे कह रहा है क्या, आगे स्टेटमेंट कह रहे हैं क्या, आगे कह रहा है क्या कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरी है। कितना राज्य से गुजरी है, 5 राज्यों से गुजरी है। जैसे आपका इंडिया, हमारे यहाँ इंडिया है, प्यारा भारत ऐसे है, तो यहाँ से जो अगर गुजरी है तो यहाँ जितना भी स्टेट है वो 5 स्टेट जो है होते हुए गुजरी है। क्या क्या है, एक तो है उत्तर प्रदेश, जो प्रयागराज के होते हुए मिर्जापुर के होते गुजरी है। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, कई बार पूछा गया कितने स्टेट से गुजरी है, तो कितना स्टेट में गुजरी है, 5 स्टेट से। ठीक है, और इसको क्रम वाइज याद रख लेना। सबसे उत्तर में हो गया उत्तर प्रदेश, उसके नीचे हो गया मध्य प्रदेश, उसके नीचे हो गया छत्तीसगढ़, उससे नीचे हो गया उड़ीसा, और उसके नीचे हो गया आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट इसको रखना है। भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार यानी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, यानी इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए, इसको ध्यान रखना है, 3214 किलोमीटर यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, कन्याकुमारी तक, इसका कितना लंबाई है, 3214 किलोमीटर। हाँ, 3214 किलोमीटर, 3414 किलोमीटर। ठीक है ना। तो उत्तर से लेके दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। सबसे उत्तर का जो बिंदु है ये, इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। हाँ, इंदिरा कॉल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे लास्ट छोर जो है उत्तर की और सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिण, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण यहाँ है कन्याकुमारी। तो यानी इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर की लंबाई है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब उसमें कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या कि चौड़ाई, चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम 2933 किलोमीटर। यानी आपको चौड़ाई अगर देखा जाए तो गुजरात से लेके यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यह है 2933 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर।
अच्छा, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, हमारे देश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में है, इसको जो बिंदु है इसको गौर माता कहा जाता है। गौर माता, गौर माता कहा जाता है, ठीक है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र, हमारे देश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, उसके पश्चिम में और कोई जगह ही नहीं है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र का जगह का नाम है गौर माता, ठीक है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र का नाम है किबुथी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथी, 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 ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। गौर माता कहाँ है? गुजरात में। तो मोटा मोटी हम लोग क्या जाने, सबसे उत्तरी जो है लद्दाख में है। लद्दाख में इंदिरा, उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे दक्षिण में क्या है? मुख्य भूमिका। सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। और इसकी लंबाई कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। अगर पूर्व पश्चिम की बात किया जाए, सबसे पूर्व में क्या है? किबुथी, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में क्या है? गौर माता, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। यह स्टेटमेंट में कह रहा है। आगे कह रहा है क्या स्टेटमेंट में? स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। स्थलीय सीमा, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे देश का जो है दो तरह का सीमा लगती है। एक है जलीय सीमा, जो समुद्र और महासागर से जुड़ती है, और दूसरा क्या है? स्थलीय सीमा, जो विभिन्न देशों से जुड़ती है, ठीक है। तो विभिन्न देशों से जुड़ती है। तो स्थलीय सीमा दो तरह का होता है ना? सीमा जो है हमारे भारत में, भारत की सीमा, सीमा जो है ये दो तरह का है। एक तो है स्थलीय और दूसरा है समुद्री या फिर सागरीय, सागरीय, ठीक है। तो हम लोग पहले स्थलीय की बात करेंगे। स्थलीय का मतलब होता है क्या कि यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, इस क्षेत्र से होते हुए, यहाँ से लेके होते हुए, इस क्षेत्र से होते हुए, जो स्थल से लगा हुआ विभिन्न देशों का जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है। विभिन्न देशों से लगी हुई सीमा जो है, जो स्थल से टच किए हुए सीमा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा स्थलीय सीमा है, यहाँ तक, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्थलीय सीमा है। और नीचे की बात करें, अगर देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह है समुद्री सीमा, ठीक है। यह है समुद्री सीमा, जो विभिन्न देश समुद्र के किनारे बसा हुआ, जिसको कोस्टल एरिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से लेके ये समुद्री सीमा है। यही चीज दो तरह का आपको समझ में आया, ठीक है। एक स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा, यानी जलीय सीमा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या? 15,000, कह रहा है क्या कि 15,106 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, अगर स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ तक, गुजरात के उत्तरी छोर से यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक 15,000, सॉरी, सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ तक 15,106.7 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई कितना है? 15,106 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है, स्टेटमेंट में कहा रहा है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। 7,516 किलोमीटर, यानी आपको अगर देखें हम, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इस क्षेत्र से इधर और इस क्षेत्र से इधर, यहाँ है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। और ये 15,106 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे स्थलीय सीमा है समुद्र सीमा से ज्यादा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। आगे कह रहा है क्या स्टेट में? आगे कह रहा है क्या कि जलीय सीमा 5,116 किलोमीटर। अच्छा, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा क्या है? समुद्र तट से 12 किलोमीटर समुद्र मील है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और संलग्न जल सीमा, देखिए 3 स्टेटमेंट है: प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र। इसको जो है EEC कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देखिए, इसको ना, इसको देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे इंडिया है, ये हमारे प्यारा भारत है ये, इसको अगर ऐसे मोटा मोटी देख ले तो, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ से जो है, यहाँ 12 किलोमीटर तक अगर हम देखा जाए, यहाँ से लेकर 12 किलोमीटर की बात किया जाए, 12 किलोमीटर की बात किया जाए, 12 नॉटिकल मील है ये, नॉटिकल मील है ये। देखिए इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 12 समुद्री मील।
नॉटिकल मील, इसको इंग्लिश इंग्लिश में कहता है नॉटिकल मील। हाँ, नॉटिकल मिल, एक नॉटिकल मिल बराबर, ये नॉटिकल मिल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। हाँ, यानी 1 किलोमीटर और 800 मीटर। इसको ध्यान में रखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि पूछता है ये कि एक नॉटिकल मिल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो समुद्र का जो नॉटिकल मिल होता है स्थल की नॉटिकल मिल से अधिक होता है। ठीक है, तो एक नॉटिकल मिल बराबर बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर और 800 मीटर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से 12 समुद्र मील तक है। तो इसको इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 12 नॉटिकल मील है ये, यहाँ 12 नॉटिकल मील, और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जो है, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। हाँ, संलग्न क्षेत्र, तो इसको कहा जाता है, यह है संलग्न क्षेत्र, यहाँ से लेकर संलग्न क्षेत्र, संलग्न संलग्न क्षेत्र। हाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक 200 किलोमीटर तक जो है, यहाँ से लेके 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, ये 25 नॉटिकल मील, सॉरी ये 200 नॉटिकल मील है, और ये 25 नॉटिकल मील है, ठीक है, तो 25 नॉटिकल मील है। इसमें कह रहा है कि समुद्र तट से 12 समुद्र मिल है, प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्र मिले, कहीं कहीं 24 भी लिखा रहता है, 24 25 कहीं 24 भी है, यहाँ 24 लिखा है तो 24 से मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 24 से मान लेते हैं, 24 है। ठीक है, और यहाँ से लेके जो है, देखिए यहाँ से लेके अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्र मील तक है। अब इसको समझिए, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अंतर क्या है। जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भारत का अपना ही क्षेत्र है, ये हमारा देश का अपना ही क्षेत्र है। इसको कलर में हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है। और यहाँ से चारों ओर जो 12 नॉटिकल मील तक है, हाँ, चारों ओर 12 नॉटिकल है, ये हमारा देश का ही भाग है। ये इसमें किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। इस क्षेत्र में अगर कोई एंट्री कर जाए तो हम लोग उसको अरेस्ट का अगर कुछ भी कर सकते हैं, उसको जो कानूनी इंटरनेशनल लॉ जो फॉलो करते हैं कुछ भी। हाँ, ये 12 नॉटिकल मील हमारा देश का ही है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जो संलग्न क्षेत्र है, जो 24 किलोमीटर तक है, संलग्न क्षेत्र है, ये भी हमारे प्रशासन के अंडर में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ काम है जो हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इस क्षेत्र में कोई अगर एंट्री भी करे, किसी देश का जहाज एंट्री भी करे, तो उसको पूछताछ करके छोड़ सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उतना कार्रवाई नहीं होता है। और 12 नॉटिकल मील इसमें पूरा अपना ही देश का होता है। इसमें जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसका हम लोग यूज भी करते हैं, उसको हम लोग दोहन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इस क्षेत्र में जो 25 नॉटिकल मील तक है, इसमें कर वसूल कर सकते हैं। जैसे कोई जहाज अगर आ जाए, किसी देश का पनडुब्बी, पानी जहाज कुछ भी आ जाए, तो उसमें कर वसूल कर सकते हैं, उसमें टैरिफ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील तक जो दूरी है, यह इसमें क्या है कि इसमें 200 नॉटिकल मील तक जो दूरी है, इसमें हम क्या करते हैं कि समुद्री अनुसंधान जो है कर सकते हैं। इसमें समुद्री अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी नेवी का एक्सरसाइज है, इसी क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का आर्थिक दोहन नहीं कर सकते, नीचे कुछ भी जाकर दोहन पेट्रोल पंप वगैरह का है तो वो नहीं कर सकते। इसके बाद का जो क्षेत्र है, ये सबका हक होता है। ठीक है, ये ओपन क्षेत्र होता है, इसमें कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, उसमें किसी का रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें कहा रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा, इसको ऐसे याद रख लेना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रादेशिक जल सीमा मुख्य तट से कितना किलोमीटर तक है, सॉरी कितना समुद्र मील तक है, यानी नॉटिकल मील तक है, तो 12, इसको ध्यान रखना है, तीनों में ध्यान रखना है। संलग्न क्षेत्र क्या है, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्र मील तक है। ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना था, संलग्न जल सीमा से 200 समुद्र मील तक है। तो तीन फैक्चुअल को याद रखना है, 12, 24 और 200। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, जलवायु क्या है, जलवायु है जो क्लाइमेट है हमारे देश का, क्या है, ये मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु क्यों है, इसको ध्यान में रखिए। मानसूनी जलवायु क्या है, इसको ध्यान में देखिए। मानसूनी इसलिए जलवायु है जो हमारे देश का जो अवस्थित है, देख लीजिए, हमारा देश अवस्थित है, देखिए
हमारा देश अभी बताया क्या कि 0 डिग्री से उत्तर की ओर है। तो 0 डिग्री के उत्तर की ओर है 4 मिनट 4 डिग्री, 4 मिनट 4 डिग्री से स्टार्ट होता है। और नीचे बहुत बड़ा एक सागर है, यानी ओशिन है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशिन, ठीक है ना, इंडियन ओशिन कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ बीचों बीच, यहाँ से लेके यहाँ से क्या कर्क रेखा गुजरी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि 23.5 से लेके 0 डिग्री के बीच में, इसके बीच में उष्ण कटिबंध होता है। और 23.5 के ऊपर जो है 66.5 तक, 66.5 तक है उपोष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण। और यहाँ हो गया उष्ण, उष्ण। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसके नीचे एक महासागर है जिसको हम लोग इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, जो हमारे देश के ही नाम से पड़ा है नाम, ठीक है। तो जब इसका अवस्थिति नीचे पानी है, जल है, इतना बड़ा जलाशय का क्षेत्र है, तो जब सूरज उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, तो होता क्या है कि हाई प्रेशर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ मकर रेखा की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं, यहाँ लो प्रेशर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में होता क्या है कि यहाँ हाई प्रेशर, सूरज की किरण निकलने से लो प्रेशर बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जब सूरज की किरण आते हैं तो यहाँ लो प्रेशर बन जाते हैं। सूरज की किरण आने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, लो प्रेशर आ जाता है। जब लो प्रेशर होता है तो यहाँ से लेकर समुद्र से लेकर हवाएं हमारे भारत का जो सूखा क्षेत्र है, लैंड पोर्शन है, उधर की ओर घूमने लग जाती है। और घूमने लगने के बाद यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में टकराने के बाद यहाँ बारिश होता है, जो मानसूनी क्षेत्र, जिसको मानसून कहते हैं, ठीक है। तो मानसून कहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि हमारा जो देश का जो जलवायु है मानसूनी है। मोटा माटी यही है। जब हम लोग जलवायु क्षेत्र में पढ़ेंगे, दिखेंगे, तब इसमें मानसून के ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि कर्क रेखा में जब सूरज की किरण गिरती है तो अब यहाँ गर्म बढ़ जाता है, गर्म बनने के कारण लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर होने के कारण नीचे हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता क्या है, हवा मूवमेंट करती है। अब जैसे हवा मूवमेंट करती है, यहाँ से मॉइस्चर यानी आर्द्रता लेकर यहाँ जाती है, और यहाँ जाने के बाद करती क्या है कि पहाड़ से वह उत्तर में हिमालय और पश्चिमी घाट से टकराने के बाद यहाँ बारिश होती है, जो मानसून हम लोग कहते हैं, ठीक है। और हमारा देश उष्ण और उपोष्ण दोनों में अवस्थित है, ठीक है। तो यही इसमें कह रहे हैं। आगे कह रहा है क्या कि जलवायु मानसूनी जलवायु है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो क्षेत्रफल है, हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, कहाँ चला गया, हाँ, हमारे देश का क्षेत्रफल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का जो पूरा है 32,87,263 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर। इतना यहाँ से लेके पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें स्टेटमेंट में। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल, ये जो कुल क्षेत्रफल है ये जल नहीं है, इसमें विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का, यानी जितना भी कंटिनेंट है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका जो दक्षिण में है महादेश है, जो भूमि वाला क्षेत्र है, भूमि को 100% अगर मान लिया जाए, तो उसको अगर हमारे भारत का जो पोर्शन 32,87,263 किलोमीटर है, उसको अगर हम निकालें तो उसका 2.4% होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। तो 7वां स्थान है, पहला क्या है, पहला है राशिया, पहला राशिया है, राशिया है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश राशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है कनाडा, इसको क्रम वाइज देख लीजिएगा। उसके बाद है कनाडा, ये पहला है, ये दूसरा है क्षेत्रफल में। उसके बाद है यूएसए, यूएसए ये तीसरा नंबर में है। उसके बाद है चाइना, चाइना ये चौथा नंबर में है। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, चाइना के बाद हो गया आपका ब्राजील, ब्राजील ये हो गया आपका 5वां। उसके बाद हो गया जो छठा में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया छठा। उसके बाद हमारा देश हो गया इंडिया, इंडिया ये है 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां है। तो सबसे पहले क्या है रशिया, दूसरा नंबर में क्या है कनाडा, तीसरा नंबर में क्या है यूएसए, चौथा नंबर में क्या है चाइना, 5वां नंबर में क्या है ब्राजील, और छठा नंबर में क्या है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा देश 7वां नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसको ध्यान रखना है, क्रमवाइज कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। कुल जनसंख्या क्या है, 1,21,00,00,000, 21,08,54,977। ये 2011 का सेंसस के अनुसार है, ये 2011 का सेंसस यानी जनगणना के अनुसार ये है। अभी बढ़ गया है क्योंकि 10 साल में जनसंख्या की जनगणना होती है, जनगणना होती है।
तो 11 से लेके 21 में होना चाहिए था, लेकिन उस समय कोरोना वगैरह का काल चल रहा था, तो जनगणना नहीं हो पाया, अभी चालू होगा। ठीक है, तो इस समय जो है उस समय की बात बता रहा है कि 2011 में 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977, यानी विश्व के कुल जनसंख्या का 17.64% है। ठीक है, ऐसे तो कई रिपोर्ट में आया क्या कि 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा हो गया है, कहीं कहीं रिपोर्ट में आ रहा है। लेकिन हम लोग 2001 की ऑफिशियली अभी वैसा आया नहीं है, इसलिए हम लोग इसी को बेस मानेंगे। ठीक है, और कुल जनसंख्या 17.64, यानी विश्व में जितना जनसंख्या है उसको अगर हम लोग 100% मान ले, तो हमारे देश का जितना भी जनसंख्या है उसको अगर हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो 17.5%, मोटा मोटी 17.5%, एग्जैक्ट अगर पूछ ले जाए 17.64%। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, पहला स्थान चाइना है। ऐसे कहीं कहीं रिपोर्ट में चाइना को भी पहले मतलब इंडिया आगे निकल गया है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखेंगे, अभी हम लोग उसी जनसंख्या अनुसार देखेंगे। जनसंख्या दृष्टि से में स्थान है, दूसरा स्थान है, पहला किसका स्थान है, पहला चाइना का है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या देख लीजिए, पुरुष जनसंख्या 60 करोड़ 32 लाख 70,258, ये राउंड फिगर में इसको कभी कभी पूछता है। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 57 लाख 84,719। ग्रामीण जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछता है, परसेंटेज वाला पूछता है, इसको ध्यान रखना, मुख्य रूप से परसेंटेज को पूछेगा। 83.37 करोड़, यानी 83 करोड़ और 37 लाख। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मोटा मोटी 83.37 करोड़। और परसेंटेज में पूछे, ज्यादातर परसेंटेज में पूछते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 68.8%। उसी तरह शहरी जनसंख्या जो है 37.7 करोड़। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है 31.2%। 31.2% कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पूछा गया है कि हमारे देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 32.2%, सॉरी 31.2%, 31.2% शहरी जनसंख्या, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या। अच्छा, 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर का मतलब हर दशक में, हर 10 साल में जनसंख्या जो गिनती होती है, जनसंख्या जनगणना होती है, सेंसस होती है, तो पिछले जनसंख्या से जितना था और अभी का जनसंख्या कितना है, उस जितना वृद्धि हुआ उसको परसेंटेज में बदलने के बाद जो बचता है वही वृद्धि दर होता है। ठीक है, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7, यानी 2011 में जितना जनसंख्या था, अब सॉरी 2001 में, आज 2011 में जितना जनसंख्या है उसमें जनसंख्या घटाने के बाद जितना बढ़ा, 2001 को बेस बना के कितना वृद्धि हुआ, तो वही कह रहा है कि 17.7% का वृद्धि हो गया, यानी 100 में 17.5 इंसान पॉपुलेशन बढ़ गया, 10 साल में बढ़ा है। ठीक है, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब सेक्स रेशियो का मतलब होता है क्या कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, मानी 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं। ठीक है, तो 943 प्रति 1000 पुरुष, यानी पूरे भारत में जितने पुरुष है उसको हम लोग 1000 कर करके अगर डिवाइड कर दे, और जितना महिलाएं हैं उसको अगर उसको फिट करे, तो 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं। शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। ये लिंग अनुपात भी कई बार आया हुआ है, 918 प्रति 1000, ये भी शिशु में जो है 918, यानी शिशु 1000 शिशु में 918 बच्ची है, यानी शिशु लिंग अनुपात में, यानी 1000 अगर बच्चे को अगर देखा जाए तो बच्चियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बच्ची जो है 918 है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी जो हम लोग क्षेत्रफल देखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को जितना जनसंख्या है, 1 अरब 21 लाख, सॉरी 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 5,400 इतना जो है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे पूरा क्षेत्रफल को, तो कितना बचेगा, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के रूप में हम लोग निकलेगा। यानी एक वर्ग किलोमीटर में अगर मान लेते हैं, ये 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर, और इधर भी 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना, 382 क्या है, ये व्यक्ति है, पर्सन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, कुल साक्षरता है 74.04%, यानी लिटरेसी रेट उसको मानते हैं जो अपना एड्रेस, अपना नाम सही ढंग से लिख भी ले और उसको पढ़ भी ले, उसको हम लोग साक्षर मानते हैं। साक्षर वो इंसान होते हैं
जो अपना नाम, अपना एड्रेस को मतलब इतना बेस बना गया है, इसको अच्छा से पढ़ भी ले और लिख भी ले, उसको साक्षर मानेंगे। तो 74.04% साक्षर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता, ये एग्जाम में आया हो बीपीएससी में 64.6%, यानी कुल महिलाओं में 64.6% महिलाएं ही साक्षर है ये। ठीक है, अनुसूचित जाति संख्या है। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है ये परसेंटेज कई बार एग्जाम आया हो, पूरा इतना फिगर तो नहीं आया, क्योंकि इतना फिगर एक बार राउंड फिगर में देख लीजिएगा। तो 20,13,78,086, ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब है ये, अनुसूचित सॉरी शेड्यूल कास्ट है ये, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट की संख्या है ये। तो शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है परसेंटेज में, 16.6%। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के अनुसार जो है हम लोग जैसे रिजर्वेशन वगैरह की बात करते 16.6% वो दिया गया है। ठीक है ना, तो उसी से भी ध्यान रख सकते हैं, जब फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो आपको कहीं कहीं दिखने मिलेगा। तो इतना संख्या है और इतना परसेंटेज में, परसेंटेज में 16.6%। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब इसका कितना है, 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6%। तो ध्यान रखेगा, जो शेड्यूल कास्ट है 16.6% और जो शेड्यूल ट्राइब है 8.6%। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, जो हमारा देश में जो पर्वत है, जैसे उत्तर में हिमालय है, अरावली है, नॉर्थ ईस्ट में है गारो, खासी, जयंती, का दक्षिण में भी वेस्टर्न घाट है जिसको सह्याद्री कहा जाता है, ईस्टर्न घाट है, बीच में भी नीलगिरी वगैरह जितना भी है, विंध्य पर्वत जितना भी है, सतपुरा जितना भी है, सब मिला के अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र का विस्तार है 10.7%, यानी हमारे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में 10.7% पर्वतीय है। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या है कि पर्वत ज्यादा बड़े होते, ऊंचा होते हैं, और एक लंबा क्षेत्र में घिरा रहता है, ऊपर में आइस से घिरा रहता है। ठीक है, आइस कैप से ढका रहता है। पहाड़ी क्षेत्र क्या आता है कि पर्वतीय क्षेत्र कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, आइस कैप नहीं होते हैं, उसमें आवागमन भी होते रहता है, ऊपर खनन होते रहता है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र का 18.6%। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, 18.6%। पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र दक्कन की पठार है, छोटनागपुर की पठारी है, उसके उसके मालवा की पठारी है। तो ये पठारी क्षेत्र जो है 27.7%। ध्यान रखिएगा, ये 27.7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। मैदानी क्षेत्र, जैसे गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र है, गोदावरी के मैदानी क्षेत्र है, तो ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो बीच में मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र के अगर विस्तार दिखा जाए तो 43%। तो मुख्य रूप से हम लोग 3-4 चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7%, मैदानी क्षेत्र 43%। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, ऑनलाइन और एग्जाम में भी कैसा एसएससी वगैरह भी पूछते रहता है फैक्चुअल की भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी है, तो 8 राज्य से गुजरी है। क्या क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको ध्यान में, इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए कर्क रेखा यहाँ से लेके गुजरी है, यहाँ से लेके गुजरी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना, ये साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश मीडियम के बच्चे। तो क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, वेस्ट बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया, मिजोरम 8 हो गया। ठीक है, या फिर इधर से भी गिन सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो 8 स्टेट, तो 8 स्टेट कर्क रेखा कितना है, 8 स्टेट, 8 राज्यों से होते हुए गुजरी है कर्क रेखा। ये कई बार कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या 1208 है, निर्जन सहित, यानी 2 द्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश में ही है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप और एक है लक्षद्वीप। ठीक है, इसके अलावा भी जो भारत का जो मुख्य भूमि है उसके नीचे जैसे समस्वर द्वीप है, इसी टाइप का न्यूमोर द्वीप है, तो इस तरह का जितना भी द्वीप है वो द्वीपों को मिला के जितना भी गिनती है उसको देखा जाए तो 1208 है। द्वीपों की संख्या 1208 है। ये क्वेश्चन पूछता है, अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे द्वीप है, लक्षद्वीप में भी बहुत सारे द्वीप है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित
संख्या 18, इसको ध्यान रखिए। केंद्र शासित प्रदेश से पांडिचेरी हो गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े, ये तो जलीय सीमा है। केंद्र शासित एवं राज्य शासित प्रदेश की संख्या, ठीक है। और राज्य का भी जो संख्या है, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों मिला के राज्य और केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है और राज्य जो फुल स्टेट होता है, दोनों को मिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बनाते हैं? 18 स्टेट से लगे हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है क्या? तेल शोधन सलाव की संख्या, तेल शोधन सलाव यानी जो है ऑयल रिफाइनरी की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। बड़े बंदरगाह का मतलब होता है कि ऐसा बंदरगाह जो केंद्र सरकार के थ्रू, जो केंद्र सरकार उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया हो, यानी उसका जितना भी आपका ये है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसमें कर लगना, कर लगाना, टैरिफ लगाना, टैरिफ इम्पोज करना, जितना भी होता है वो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के अंदर में आते हैं। ये कितना है? ये 13 है, ये ठीक है। तो 13 है। अच्छा, इसमें क्या है कि बृहत्तम, इसमें क्या है कि कई तरह का होता है ये बंदर का जो होता है, कई तरह का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, एक होता है जौरीय, ये जो अलग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और तीसरा क्या है? एक होता है प्रांगण, क्षेत्रफलीय प्रांगण, प्राकृतिक जौरीय। एक होता है ह्यूमन मेड, सॉरी इसको, एक होता है ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक मतलब ऐसा बंदरगाह जो खुद बना है, उसको बना नहीं गया हो, तो बृहत्तम क्या है? मुंबई है ये, सबसे बड़ा प्राकृतिक है। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण का मतलब होता है कि ऐसा बंदरगाह जिसमें पोत यानी जल जहाज आके लग सकता है, बहुत सारा लग जाए तो उसमें बहुत सारा अट जाएगा। तो उसमें क्या है? कोच्चि है और कोचीन है, वो कहाँ? केरला में है। और तीसरा क्या है? मुख्य ज्वारीय पतन, यानी जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा होने के बाद जो कट छट जाता है नीचे, तो मुख्य तो कोलकाता है और कंडला है, दो है। तो ज्वारीय पतन कोलकाता और कंडला है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। और सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि जिसमें जहाजों की संख्या ज्यादा अट जाए, एक तरह से सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो क्या है? कोच्चि है या फिर कोचीन है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जानते ही हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पशु बाघ, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ओनली अगर राष्ट्रीय पशु पूछ दे तो बाघ हो जाएगा। विरासत पशु के बारे में पूछ दे, अगर विरासत उल्लेख कर दे यहाँ पे क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय विरासत पशु, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वो हाथी है ये, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, मुगल इंपरर का जो है, मुगल इंपरर कब थे? ये थर्ड मुगल इंपरर थे, थर्ड मुगल इंपरर थे, ठीक है ना। थर्ड मुगल इंपरर थे। फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य में जो मगध वाला क्षेत्र है, मगध वाला क्षेत्र से पूरा भारत में शासन होता था, ठीक है। तो मौर्य वंश जब स्थापित हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वारा मौर्य वंश स्थापित हुआ। उसका जो तीसरा जो शासक बने वो अशोक बने, अशोक द ग्रेट, अशोक। तो मुगल थर्ड एम्परर कौन थे? अशोका। तो इन्हीं से लिया गया है अशोक स्तंभ, ठीक है। इन्हीं से लिया गया है अशोक स्तंभ। इनका शासन काल था 268 से लेकर 232 बीसी तक। इसे 268 से लेके 232 बीसी यानी ईसा पूर्व तक इनका शासन था। कहाँ था? मगध साम्राज्य में। अशोक जो थे मुगल साम्राज्य का तीसरा जो इंपरर थे, सम्राट थे, उन्हीं से लिया गया अशोक स्तंभ, जिसको धम्म स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जन गण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है, इसको कहा जाता है नेशनल एंथेम। ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय गान जो है नेशनल एंथेम इसको कहा जाता है इंग्लिश में, नेशनल एंथेम। जन गण मन, लिखे कौन थे इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे। कब लिखे थे? ये लिखे थे 1911 में, 1911 दिसंबर 1911 में वो लिखे थे। और 27 दिसंबर 1911 को वो जो कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें उसको गाया गया था, ठीक है। और 1950 में इसको राष्ट्रीय गान के रूप में इसको अंग्रेजित किया गया संविधान सभा द्वारा। तो तीन चीज ध्यान रखना है। एक तो इनको लिखा गया था नेशनल एंथम जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जो पहला हमारे देश का पहला
नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और वो लिखे कब थे? वो 11 दिसंबर 1911 को। पहला कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था। और उसको भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 1950 में किया गया था। 24 दिसंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था जन गण मन, जिसको नेशनल एंथम के रूप से जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ये, अच्छा और एक चीज क्या है, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन का जो शीर्षक था, ये भारत भाग्य विधाता के शीर्षक में ये इसको लिखा गया था। उसी शीर्षक में इनको मतलब प्रकाशित किए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका नेशनल सॉन्ग जो है भारत वंदे मातरम, सॉरी नेशनल गीत वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। 1870 में लिखे थे, लेकिन 1882 में वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है। पब्लिश किया गया था 1882 में। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पहला पूछेगा कि भारत राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। ठीक है। वो लिखे कब थे? लिखे कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखे थे? 1870 में लिखे थे। उसको प्रकाशित कब किया गया था? 1882 में प्रकाशित किया गया था। और उसको भारतीय संविधान में कब अंगीकृत किया गया था? तो 1950 में अंगीकृत किए थे। ठीक है। एडॉप्टेड जो हमारे संविधान सभा में किए थे 1950 में किए थे। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे फिर क्या है क्या कि राजकीय भाषा हिंदी है। नेशनल जो हमारा लैंग्वेज है हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। ठीक है। जो हम लोग जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, यही देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जौते, सत्य में जौते, ये सत्य में जौते हम लोग कहीं ऑफिस में या फिर जो कोर्ट वगैरह में लिखा रहा था सत्य में जौते, ये लिया गया मुंड उपनिषद से। मुंड उपनिषद से लिया गया है ये। ठीक है। उपनिषद है, मुंड उपनिषद से लिया गया है ये। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, हमारे गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए यूपी में एंट्री करते हैं, यूपी होते हुए फिर वेस्ट बंगाल बिहार में, बिहार से होते हुए झारखंड से टच होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में फर्क होते हुए वेस्ट बंगाल में एंट्री कर जाती है। और वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में चला एंट्री करती है। जो बांग्लादेश में उसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब पद्मा नदी बांग्लादेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मुहाना में गिरती है, जहां सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। तो क्या है ये? राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन का जो रिसर्च सेंटर है पटना में है, ये भी ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक है। तो इतना हमारा मुख्य रूप से ये एक ओवरव्यू है। ठीक है। आगे कह रहा है क्या? देखिए देश सीमा से संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी देश जितना भी है, कौन कौन सा पड़ोसी देश है जो हमारे स्थल क्षेत्र से लगी हुई है? क्या है? बांग्लादेश है, चीन है। अगर ईस्ट में देखें तो बांग्लादेश है। इसको देख लीजिए पहले, इसको मैप में हम लोग देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं। ठीक है। मैप में देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है। यहाँ म्यांमार है, बांग्लादेश म्यांमार, इधर से लेकर म्यांमार है। यहाँ भूटान है, नेपाल है, ये चाइना है, और यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान है ये। ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। तो कितना हो गया? एक, म्यांमार 2, बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। ठीक है। तो 7 कंट्री है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें कह रहा है क्या? इसमें टोटल 7 है। ठीक है। 7 है। तो बांग्लादेश के साथ कितना राज्य सीमा लगे हुए हैं? यानी हम बांग्लादेश जो देश है उससे चारों ओर जहां भी हमारे देश का सीमा लगता है कितना राज्य लगा हुआ है? तो उसमें 5 लगा हुआ है। कितना कितना है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है। इसको मैप में देख लीजिए। इसमें मैप में देखते हैं हम लोग, अगर इसको मैप में देखते हैं, यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है। यहाँ बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर मेघालय हो गया, असम हो गया, तो असम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद मिजोरम हो गया। ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 स्टेट है ना। यहाँ से लेके ये बांग्लादेश है, तो यहाँ से लेके 5 स्टेट हमारे बांग्लादेश से 5 स्टेट है, 5 स्टेट। इस क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको मैप में देख लीजिएगा। बांग्लादेश है, दोबारा बोल रहा हूँ, बांग्लादेश है, असम है, मेघालय है, उसके बाद आगे आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश में
किन किन देश से लगे हुए हैं, या फिर कौन सा ऐसा राज्य है, सॉरी किन कौन राज्य लगे हुए हैं, या फिर कौन सा ऐसा राज्य है जो उसमें लगे हुए नहीं है। तो उसमें आपको राउंड फिगर पे देख लेना है। कितना स्टेट से लगे हुए हैं, तो 5 स्टेट्स में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि सीमा रेखा, देखिए सीमा रेखा डुरांड लाइन, देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अभी गलत है, ये डुरांड रेखा नहीं है। एक्चुअली क्या था कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय सीमा बनाने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था। उस कमेटी ने डिसाइड किया था कि कौन कौन सा सीमा किस क्षेत्र से होते हुए सीमा होगा। तो पूरा पाकिस्तान का जो जो अभी पाकिस्तान वो है, और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, तो उसको डुरांड लाइन के रूप से जानते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया, अब डुरांड लाइन नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये अभी इसको कोई अभी लाइन नहीं है। ठीक है, तो 5 बांग्लादेश से 5 स्टेट भारत को लगी हुई है। और कितना किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे जो विदेशी से यानी पड़ोसी देश से लगा हुआ स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगी हुई है, तो बांग्लादेश से लगी हुई है। क्वेश्चन पूछता है 4096 क्वेश्चन पूछता है, सबसे अधिक इसी का है। सबसे अधिक और सबसे कम दो ही क्वेश्चन पूछता है। चीन से कौन लगी हुई है, उसमें भी 5 लगी हुई है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चीन से कौन कौन सा लगी हुई है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, चीन से लेके लगी हुई कौन कौन सा है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चीन है, तो एक हो यहाँ सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया 1 2, उत्तराखंड 3, उसके बाद सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो इसमें भी चीन से भी 5 स्टेट है, बांग्लादेश से भी 5 स्टेट और चीन से भी 5 स्टेट। ठीक है, और मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा इसका मैकमोहन रेखा इसका सीमा रेखा जो बनाते हैं। ठीक है, सीमा रेखा कितना किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर इसका लंबाई क्षेत्र से ऊपर से लेकर वहां तक 3488 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान से देख लीजिए, इसमें भी 5 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, तो यहाँ गुजरात है, इस क्षेत्र से लेकर यहाँ तक गुजरात है। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 और जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है 4 और लद्दाख 5, ये भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये है आपका पाकिस्तान का लगा हुआ देश। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि इसका जो 3488 है, सॉरी रेड क्लिफ है, सीमा रेखा रेड क्लिफ है, 3323 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा नेपाल में भी 5 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल का भी 5 है, इसको देख लेते हैं, नेपाल का देख लेते हैं। ये नेपाल है, तो नेपाल की अगर बात करें, नेपाल की बात करें तो इसमें भी 5 लगा हुआ है। तो क्या है, ये यहाँ लेके उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल यहाँ जुड़ा हुआ वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो नेपाल से भी 5 स्टेट है। ठीक है ना, नेपाल से भी 5 स्टेट है, इसको बार बार देखते रहिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है क्या कि हाँ, तो नेपाल का जो है कितना है, 1715 किलोमीटर। ठीक है ना, 1715 किलोमीटर इसका स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है। अच्छा, म्यांमार देख लीजिए, इसमें 4 है, तो म्यांमार में 4 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। 1643 किलोमीटर है ये। ठीक है, 1643 किलोमीटर क्या क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, इसको भी एक बार देख लेते हैं मैप में, म्यांमार से। तो म्यांमार में क्या है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। ठीक है, तो 4 स्टेट, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 स्टेट है। इसमें ध्यान रखिएगा, आसाम नहीं है और त्रिपुरा भी नहीं है। आसाम वेस्ट बांग्लादेश से है और त्रिपुरा भी बांग्लादेश से है। तो यहाँ से सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जितना भी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इसकी क्या है, ये इसकी सीमा रेखा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ये पूछ लेता है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जितना भी है उसका राजधानी पूछ लेती है। ठीक है ना, मेघालय का शिलोंग है, आसाम का दिसपुर है। ठीक है, तो 5 जो है सिस्टर नॉर्थ ईस्ट का जो है 5 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कहा जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, देख लीजिए आगे कह रहा है क्या, भूटान में 4 है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान, इसको भी देख लेते हैं। भूटान में 4 है, भूटान में यहाँ भूटान है, यहाँ भूटान है, तो भूटान से लगी हुई है। सबसे पहले अगर हम सिक्किम को देख ले 1, पश्चिम बंगाल को देख ले 2, उसके बाद आसाम को देख लेते हैं 3 और यहाँ अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान से कितना स्टेट लगी हुई है, 4 है। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है किन किन देशों से लगी हुई है
और उसकी राजधानी क्या है, इसको ध्यान में रखना है, किन किस देश किससे लगी हुई नहीं है और किससे लगी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, पीसीएस तक पूछते हैं। हाँ, कई बार तो यूपीएससी भी पूछा गया है। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन सिक्किम नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर स्टेट है उसके पार्ट नहीं है। सेवन सिस्टर स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको एक बार गिना दे सेवन सिस्टर स्टेट में क्या है। सेवन सिस्टर स्टेट में आपका हो गया असम एक, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। तो इसको कहा जाता है सेवन सिस्टर स्टेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिक्किम और वेस्ट बंगाल सेवन सिस्टर में नहीं आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिक्किम कोई गलती से कभी कभी सिक्किम और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देते भी है, लेकिन सिक्किम नहीं है सेवन सिस्टर में, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो 4 भूटान का 4 है, इसका जो है किलोमीटर 699 किलोमीटर जो है इसका सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। अफगानिस्तान 1, लद्दाख, तो इसका क्या है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसका है, लद्दाख का है, ठीक है ना, लद्दाख का डूरंड रेखा है और इसका 106 किलोमीटर है। तो टोटल कितना है, 15,106 किलोमीटर। तो यहाँ मिला के लेके, यहाँ से लेके जितना भी कंट्री है जो हमारा पड़ोसी स्टेट है, 7 पड़ोसी स्टेट है, और जितना भी स्टेट यहाँ लगती है, इसका सबको मिलाने के बाद कितना अभी बताया था, 15,106 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। इसको पूरा का पूरा इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें करते क्या है, आगे कह रहा है क्या कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल क्या होता है। देखिए चैनल क्या होता है कि 2 द्वीपों के बीच का जो जलीय क्षेत्र होता है उसको चैनल कहा जाता है, ठीक है। 2 द्वीपों के बीच में, जैसे यहाँ एक द्वीप है और यहाँ एक द्वीप है, इसके बीच में इधर जल है, ये इसको इधर जल है। तो 2 द्वीपों के बीच में जो संकरा क्षेत्र होता है या फिर थोड़ा चौड़ा भी होते हैं, और 2 बड़े जलाशय जो कनेक्ट करते हैं उसी को चैनल कहते हैं, ठीक है, चैनल कहते हैं। इतना ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मुख्य रूप से चैनल क्या क्या है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल की बात करें, इसको नीचे करते हैं। देखिए 9 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। देखिए यहाँ है, दिख रहा होगा, यहाँ है 9 डिग्री चैनल, यहाँ 9 डिग्री चैनल, यहाँ से ये लक्षद्वीप है, ये ठीक है, यहाँ से लेके ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप, यहाँ से लेके पूरा लक्षद्वीप है, यहाँ से लेके लक्षद्वीप है ये। तो 9 डिग्री चैनल जो है, यहाँ मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड, और यहाँ जो लक्षद्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ से लेके इसको अलग करती है, ठीक है ना। मिनिकॉय, देखिए मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, और यहाँ मिनिकॉय आइलैंड है। तो मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक, 9 डिग्री चैनल ध्यान रखना है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। अच्छा 8 डिग्री चैनल कहाँ है, इसमें 8 डिग्री शायद लिखा होगा। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो आपको मैप में फिर दिखा देते हैं। देखिए ये इंडियन ओशन का पार्ट है ये, तो मिनिकॉय आइलैंड यहाँ है और यहाँ 8 डिग्री चैनल है, इसके नीचे है जो है मालदीव है, ठीक है, ये मालदीव है। अगर हम मैप में देखें, बड़ा मैप में, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ कैमरा में आएगा नहीं पता नहीं। देखिए यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ है मालदीव। तो इसके बीच में यहाँ लक्षद्वीप और मालदीव, यहाँ मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय के द्वीप में और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है, जो जल क्षेत्र है, उसको 8 डिग्री चैनल से डिवाइड हुआ है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, पूरा पूरा रख लेना है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में 9 डिग्री, और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है, तभी आप लोग जो है एग्जाम में बार बार रिवीजन करने के बाद तब इसको ये नहीं होगा। नहीं आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। अच्छा ग्रेट चैनल कहाँ है, ग्रेट चैनल इंडिया, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ग्रेट चैनल। देखिए
इंडोनेशिया देखिए ये है हमारे अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, यह बे ऑफ बंगाल है। इंडोनेशिया इस क्षेत्र में इंडोनेशिया है, इस क्षेत्र में और यहाँ से लेके इंडोनेशिया के क्षेत्र में और अंडमान निकोबार के देखिए इस जो जगह बचेगा ये है ग्रेट चैनल। हाँ, हाँ, ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल को ध्यान रखना है, ये हमारे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और ये है इधर इंडोनेशिया। हाँ, इधर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में है ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और निकोबार आइलैंड के बीच में। उसको पाक स्टेट, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। हाँ, आपको बार बार मैप दिखाता हूँ मैं, देखिए ये हमारा है इंडिया का मुख्य भूमि, ठीक है ना, और यहाँ है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, इसको इंग्लिश में पाक लिखा जाता है, PAL के लिखा जाता है, PALK, पाक स्टेट। स्टेट भी वही होता है जो दो द्वीपों के बीच में एक संकरा जल का क्षेत्र जो मिलन होता है उसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। चैनल और स्टेट में फर्क ये होता है कि चैनल बड़ा होता है और स्टेट संकरा होता है। स्टेट चैनल के कंपेरिजन में संकरा होता है और चैनल जो होता है द्वीपों के बीच में होता है, जबकि स्टेट होता है आपका मुख्य भूमि और द्वीप दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो या फिर दोनों मुख्य भूमि भी हो सकता है, लेकिन बीच में संकरा एक जलीय क्षेत्र होगा। तो स्टेट होता क्या कि दो बड़ा जलाशय को एक साथ जब जुड़ती है तो स्टेट होता है। तो यहाँ एक श्रीलंका है, इधर तमिलनाडु का क्षेत्र हमारे देश का, तो बीच में है पाक स्टेट, ठीक है, और पाक स्टेट के नीचे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो पाक स्टेट भी आपको यहाँ बता दिया, पाक स्टेट कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अच्छा, मन्नार की खाड़ी भी आगे है, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, पाक स्टेट के नीचे बताए थे। कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में। कोको स्टेट को देख लीजिए, देखिए कोको स्टेट को देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, देखिए कोको स्टेट, कोको स्टेट जो है आपका यहाँ होगा, कोको स्टेट, यहाँ कोको आइलैंड है, ये कोको आइलैंड है और यहाँ कोको चैनल, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ेगा या नहीं पता नहीं, देखिए यहाँ है कोको आइलैंड, ठीक है, और यह क्षेत्र में जो है यहाँ क्षेत्र है कोको चैनल, जिसको कोको स्टेट के नाम से जानते हैं, कोको चैनल, कोको चैनल। तो कोको और अंडमान के बीच में है कोको स्टेट, ध्यान रखना है कोको और अंडमान के बीच में कोको स्टेट है, ठीक है ना। तो कोको, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो ध्यान रखना है, कोको क्वेश्चन पूछ सकता है, कोको आइलैंड जो है किस देश के क्षेत्र में आते हैं, तो वो म्यांमार के क्षेत्र में आते हैं। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप के जस्ट ऊपर में ही है, लेकिन म्यांमार का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद डंकन पास का है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। देखिए आप देख लीजिए कि देखिए ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंडमान निकोबार पूरा अंडमान निकोबार है, लेकिन यहाँ से लेके इधर हो गया अंडमान, इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र में हो गया ये अंडमान, ये अंडमान, ये अंडमान, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हो गया निकोबार, निकोबार। पहले तो इसको समझ आइए, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, देखिए 10 डिग्री चैनल लिखा हुआ होगा, दिखाई पड़ेगा तो 10 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, आगे लिखा हुआ होगा शायद कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। लेकिन इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या कि डंकन पास किसमें, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो दक्षिण अंडमान देखिए यहाँ है डंकन पास, यहाँ डंकन पास है। इसको और अगर हम डिवाइड कर दे, इसको हम डिवाइड कर दे, देखिए यहाँ तो अंडमान हो गया, यहाँ तो लेके पूरा अंडमान हो गया, और नीचे हो गया निकोबार, ये हो गया नॉर्थ अंडमान, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया लिटिल अंडमान, और यहाँ हो गया साउथ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो डंकन पास जो है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पास है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान राजधानी की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और वो किस द्वीप में है, साउथ अंडमान में है। अंडमान निकोबार में, अंडमान द्वीप में, उसमें भी साउथ अंडमान का जो द्वीप है उसमें है पोर्ट ब्लेयर, जो उसकी राजधानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में है, तो साउथ अंडमान। दूसरी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि डंकन पास किसके बीच में है, तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ठीक है। इसमें यही कह रहा है, यही कह रहा है, ठीक है, डंकन पास। अच्छा, 10 डिग्री चैनल अभी आपको दिखा है कि उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर में आपका हो गया अंडमान और नीचे हो गया निकोबार, दोनों के बीच में है अंडमान निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आगे आते हैं,
जलीय और समुद्री से संबंध 7 देश। देखिए ऐसा देश जो जलीय प्लस जलीय यानी जल से भी लगे हुए हैं, यानी जल से भी जा सकते हैं, हमारे कनेक्ट किया हुआ है, और समुद्र सीमा से भी कनेक्ट हुआ है। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश अगर हम इंडिया को ऐसे देखें तो यहाँ बांग्लादेश है अगर, तो बांग्लादेश हम लोग क्या सीमा रेखा तो बनाते ही, अभी देखा ना 5 देश है, और यहाँ जल से भी जाके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, म्यांमार, इस क्षेत्र में म्यांमार है, तो म्यांमार में यहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट से जाते ही है, या बंगाल की खाड़ी से भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड भी है, थाईलैंड भी लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ से थाईलैंड है, तो यहाँ से लेकर हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आगे है इधर जो स्थलीय क्षेत्र जलीय क्षेत्र में जाते हैं। श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका होगा जहाँ जलीय क्षेत्र से हम लोग जाते हैं, जो पड़ोसी देश है। मालदीव, यहाँ मालदीव है, यहाँ मालदीव है, तो हम लोग जलीय क्षेत्र का पड़ोसी देश है। और पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ जलीय क्षेत्र से है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है, 7 देश है जलीय व समुद्र सीमा, यानी समुद्र सीमा से भी है और जलीय से भी है। ठीक है, इसको ध्यान में आगे रखना है। अब आते हैं भारत अवस्थित है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, भारत अवस्थित है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भारत कहाँ अवस्थित है। तो शुरू में दिखाएगा, आपको बताएगा कि अक्षांश का 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री पश्चिम से लेके 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन को आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको जो शुरू में बताया वो है कहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या है कि दक्षिण में तो है ही नहीं, अभी आपको बताया ना कि हमारा देश जो है, हमारा देश ऐसे करके अगर इसको हम मान ले तो इस क्षेत्र में हमारा देश है। ठीक है, तो ये तो उत्तर क्षेत्र हो गया, इधर पूर्वा क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या है, तो दक्षिण का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो उत्तर में है, पश्चिम का कोई सवाल ही नहीं है। फिर यहाँ लिखा कि उत्तर से लेकर इतना दक्षिण तक, दक्षिण जहाँ जहाँ है उसको हटा देना है, पश्चिम जहाँ जहाँ है उसको हटा देना है। यहाँ कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, उत्तर अक्षांश की बात कर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर। उसके बाद देशांतर कह रहा है कि 68.7 डिग्री पूर्वी से 70 से 96.25 पूर्वी देशांतर। तो आंसर ये सही है, सी सही है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण आपको शुरू में हम समझाए थे क्या, शुरू का वीडियो का शुरू में ही समझाए थे क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, 2 नंबर, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो बात सही है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये सही है ये। ठीक है ना, ये सही है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 है, ये गलत है, ये पूर्वी देशांतर 80 नहीं है, 97 है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो गलत हो गया, केवल एक। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में सही है। ठीक है, भारत विश्व का 5वां है, 5वां नहीं 7वां है, 7वां बड़ा देश है, तो ये गलत है, आपको पता है ना 7वां बड़ा देश है। सबसे पहले है रसिया, उसके बाद है रसिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फिर ब्राजील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है, इंडिया, हमारा देश भारत है, 7वां है। तो एक स्टैंड में गलत हो गया। यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, आपको दिखाया था शुरू में समझा था, ये तो सही है। ठीक है, अधिकृत है। संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में है, तो संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, संपूर्ण भारत उष्ण प्लस उपोष्ण है। आपको यहाँ बताए थे, शुरू में ही बताए थे क्या कि हमारे यहाँ भारत इंडिया पैरा, यहाँ से बीचों बीच में कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बीच में उष्ण है और यहाँ से लेकर उपोष्ण है। ठीक है, तो उष्ण और उपोष्ण दोनों में है, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि संपूर्ण भारत नहीं है, आधा दक्षिण ही उष्ण कटिबंधीय है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित, ये सही है। तो कितना है, 2 और 4 सही है, कहाँ का है 2 और 4, 2 और 4, डी आंसर सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग देखना है। ठीक है, असत्य को देखना है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, ये तो सही है। कर्क रेखा भारत के लगभग 10 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा लगभग जो है लगभग 10 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 15 समुद्री मील है, तो देखिए ये 10 नहीं, ये 8 राज्य होगा, आपको शुरू से बताए थे वह है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 15 समुद्री मील है, प्रादेशिक जल सीमा 15 नहीं 12 नॉटिकल मील है। आपको बताए थे ना 12 नॉटिकल मील होगा, यह 8 राज्य होगा, और यह पूर्वी देश 8 ये नहीं 97 होगा, तो तीनों का सत्य है, इसका डी आंसर होगा। तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है ये इसमें। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, 6ठा नहीं 7वां है। ठीक है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये भी ये सही है, ये
2.7%। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश से विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत पूरी तरह से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। हाँ, भारत पूरी तरह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें एक तो 2 सही है, संसार का 2.4 है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांश से विस्तार को 2 भागों में बांटता है, ये तो बात सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीचों बीच, इधर आधा है, इधर लगभग आधा है, ये सही है। ये भारत पूरी तरह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण नहीं है, उत्तरी क्षेत्र, कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र उपोष्ण तो है, लेकिन दक्षिण उष्ण है ये। आपको शुरू में ही बताए थे क्या कि हमारे ये इंडिया है, शुरू का लेक्चर में बताए थे, यहाँ से लेकर कर्क रेखा 23.5 डिग्री गुजरती है, तो यहाँ 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के बीच से, यानी कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा तक ये 0 डिग्री है, ये साउथ 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक उष्ण होते हैं ये। इसको कहता है ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंध। और जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे तो इधर हो जाए उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये पूरी तरह जो है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी तरह नहीं है, उष्ण कटिबंधीय उत्तर तो है लेकिन पूरी तरह नहीं है। तो 4 गलत हो गया। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो केवल 1, केवल 2, हाँ 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि भारत का जो लंबाई है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर की दक्षिण की बात करें तो कितना हो गया, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और फिर कह रहा है क्या कि पूर्व से पश्चिम कहते हैं 2933 किलोमीटर, तो 2933 किलोमीटर, तो कंपेरेटिवली ये तो 3200 ये अधिक है। ये तो 3214 किलोमीटर अधिक है, यानी अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये अधिक है, ये अधिक है, ये नॉर्थ साउथ तक, उत्तर से दक्षिण है। तो वही कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। अधिक तो है ही, क्योंकि उत्तर से देखिए 3214 है, ये सही है, ठीक है। 82.5 डिग्री स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक या मत पर माना जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंडियन मीन टाइम, दोनों कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं। तो भारतीय या मत पर मानक माना गया, ये तो सही है, ये सही है। ये तो कह रहा है कि कौन कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कह रहा है क्या, आगे निम्नलिखित में से भारत के लिए मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरी है। आपको शुरू में बताए थे कि प्रयागराज का जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, मिर्जापुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये प्रयागराज से प्रयागराज से होते हुए गुजरी है, ठीक है। अगर हमारा ये इंडिया है, यहाँ से हो गया, यहाँ से लेके हुए जो गुजरी है, यहाँ से लेकर गुजरी है, यह है प्रयागराज से होते हुए यहाँ से लेकर हुए गुजरी है, यही है मिर्जापुर का प्रयागराज, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ये सही है। कश्मीर तथा कन्याकुमारी दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है, अंतर होता है, इसलिए होता है क्योंकि अगर कश्मीर, देखिए जम्मू और कश्मीर, अगर हम इंडिया की बात करें, इधर तो इसमें देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यानी इसमें कह रहा है क्या कि यहाँ तो कश्मीर है, यहाँ तो कश्मीर है, कश्मीर है, यहाँ तो कश्मीर है, यहाँ कश्मीर यानी लद्दाख का भी क्षेत्र मान सकते हैं, कश्मीर है। और कन्याकुमारी दक्षिण में, तमिलनाडु का सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। यहाँ बोल रहा है क्या कि यहाँ का जो दिन और रात होगा वो अंतर नहीं होगा, जब भी अंतर होगा का कारण क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है ना, जब उसका वो वाला दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते रहती है तो उसका ऊपर और नीचे कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक उसका जो सूरज की किरण है वो वर्टिकल वे में पूरा साल भर में चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो चेंजिंग होता रहता है, तो जैसे यहाँ जब गिरेगी, सबसे सूरज की किरण जब यहाँ आएगी तो यहाँ दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। इसके कंपेरेटिवली यहाँ दिन बड़ा होगा, दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, ठीक है ना। तो दिन रात एक समान नहीं होता। फिर सूरज की किरणें जैसे 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 यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी,
यहाँ तक 23.5 डिग्री, इसके तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ वर्टिकल जब सूरज की किरण करेगी तो यहाँ दिन सबसे बड़ी होगी, रात छोटी होगी, ठीक है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली होगा क्या कि यहाँ जो है, यहाँ फिर दिन थोड़ा छोटी होगी, रात बड़ी होगी। तो इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है क्या, आगे स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि कश्मीर तथा कुमाऊनी में दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं होगा, जबकि अंतर होता है। आपका भी जो बताएंगे, भारत का दक्षिण विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन कौन सा सही है। तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट ये तो सही है, 6 डिग्री 45 मिनट यानी 8 मिनट हम लोग ऐसे नॉर्मली देखते हैं, 45 मिनट भी है नीचे है। तो 1 और 2 सही है, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी सही है। कश्मीर तथा कन्याकुमारी ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, 1 और 3 सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबी 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या कि 15,200 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं ना 15,200 किलोमीटर, हाँ 15,200 किलोमीटर अभी पढ़े हम लोग। अब फिर आगे कह रहा है क्या कि भारत की समुद्र सीमा 7,516 किलोमीटर, ये भी हम लोग पढ़े। भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है, ये गलत है, ये गलत है। आपको मैप में दिखा देते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ से लेके, यहाँ से लेके इसमें कह रहा है क्या कि मरुस्थल है। तो मरुस्थल इस क्षेत्र में है, ना कि इधर है। ये उत्तर 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 पश्चिम में है मरुस्थल है। उत्तर में तो हिमालय पर्वत है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हिमालय पर्वत है। इस क्षेत्र में तो मैदानी क्षेत्र है, तो पूरी तरह मरुस्थल नहीं है, सिर्फ यहाँ मरुस्थल है, डिजार्ट है ये। तो वही यही कह रहा है क्या, यही कह रहा है क्या कि भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। तो ये तो गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आगे कह रहा है क्या कि भारत के राज्य निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी अभी सबसे बताए थे, अभी शुरू में बताए थे, सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पूर्वी अरुणाचल हो गया, अरुणाचल हो गया। हाँ, सबसे पश्चिम में क्या है, सबसे पश्चिम में गुजरात हो गया। यहाँ राजस्थान ये गलत हो गया, आसाम राजस्थान गलत हो गया, आसाम गुजरात गलत हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि भारतीय राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ा, सबसे अभी जो है, सबसे अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान है, राजस्थान सबसे अभी सबसे क्षेत्रफल में है। उसके नीचे है मध्य प्रदेश एमपी, उसके नीचे है गुजरात, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। तो गुजरात मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आंसर ये होगा। सॉरी 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 नहीं, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा और गुजरात महाराष्ट्र, सही है ये, ठीक है ना, ये सही है, सही है। आगे कह रहा है क्या, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें, अभी हम लोग देखे थे क्या कि कर्क रेखा किस किस राज्य से हम लोग मैप में देखे थे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या कि गुजरात, गुजरात में गुजरती है, छत्तीसगढ़ इसमें गुजरती है, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं गुजरती है, झारखंड इसमें गुजरती है। तो कहाँ कहाँ है, 1 2 और 4, कहाँ ये आंसर है 1 2 4, ठीक है। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से गुजरती है। तो उड़ीसा में नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, झारखंड से गुजरती है। अभी करम अज दिखाए थे, करम अज आप एक बार देख भी सकते हैं, एक भी देख भी सकते हैं। देख भी सकते हैं। हम लोग क्या बताए थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार भी नहीं, उत्तराखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड। तो हम लोग इसमें इसमें हालांकि दिया नहीं कर्क रेखा, जब बड़ा वाला मैप कभी लगाएंगे तो दूसरे क्लास में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है। सुदूर पश्चिम बिंदु, ठीक है ना, सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है। तो सुदूर पश्चिम बिंदु जहाँ 8 डिग्री 60 मिनट पश्चिम देशांतर गुजरात है, 68 डिग्री पश्चिम देशांतर राजस्थान है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात है। देखिए इसको इलिमिनेशन कैसे करना है 14 नंबर क्वेश्चन को। तो सुदूर पश्चिम, देखिए भारत आप लोग शुरू से बताए थे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। पहले पृथ्वी को देख लेते हैं, और यहाँ आपका 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ 0 डिग्री विषुवत है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत यहाँ स्थित है, ठीक है, यहाँ है। तो इसमें कह रहा है कि इधर तो हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, इस साइड में हो गया वेस्ट, और इधर हो गया नॉर्थ, यहाँ 0 डिग्री हो गया साउथ, साउथ हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या कि
68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर, यानी यहाँ का बात कर रहा है, तो यहाँ तो है ही नहीं, पूर्वी देशांतर में है। हाँ, तो आगे कह रहा है कि 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम देशांतर राजस्थान में। हाँ, तो ये भी नहीं है, पश्चिम देशांतर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उसके बाद 68 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में है। तो अभी दिखाए थे क्या, अभी जो पश्चिम पूरब से पश्चिम का जब हम देख रहे थे, एक तो पूर्वी देशांतर तो आ ही गया, और कहाँ है, गुजरात में है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिम बिंदु, लेकिन भारत के संदर्भ में सबसे पश्चिम, लेकिन पूरा पृथ्वी के संदर्भ में यानी ग्लोब के संदर्भ में पूर्वी। ठीक है, यही आंसर है, यानी पूर्वी देशांतर में। तो आंसर सी आंसर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात से। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। शुरू में आपको गिना थे कि 7 सदस्य कौन कौन सा है, शुरू लेक्चर का शुरू में बताए थे। पश्चिम बंगाल नहीं है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, तो आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 7 स्टेट क्या क्या है आपको ध्यान लेना है। 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट है, आसाम हो गया, आसाम हो गया, दूसरा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया मेघालय, 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 चौथा हो गया नागालैंड, नागालैंड, पांचवा हो गया मणिपुर, मणिपुर, और कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मिजोरम, 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 और 7वां हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 स्टेट है। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, इसको रट लेना है। ठीक है, और इसका राजधानी भी पूछ लेना है। आसाम की राजधानी दिसपुर हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो गया, मेघालय की राजधानी हो गया शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी आइजल, मिजोरम की राजधानी कोहिमा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लेना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारतीय मानक समय यामक रेखा से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको शुरू में आप बताए थे क्या कि भारतीय को मानक समय जो है 82.5 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरी है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरी है। तो कौन कौन सा नहीं गुजरी है, तो आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में गुजरी है, कौन कौन से नहीं गुजरी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरी है, महाराष्ट्र से भी गुजरी है, उत्तर प्रदेश तो है ही प्रयागराज से, ये छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ को टच नहीं किया है। तो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा पश्चिम की ओर, सॉरी पूर्वी की ओर होते हुए गुजरी है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र देखिए, सबसे पहले जो संघ राज्य क्षेत्र था वो दिल्ली था सबसे पहले, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जब संघ राज्य क्षेत्र में बदल दिया गया, एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, खुद जम्मू एंड कश्मीर, तो तब वो दिल्ली नहीं रहा। अब सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो है लद्दाख, और सेकंड पोजीशन में जम्मू एंड कश्मीर। इसको अगर देखा जाए, पूछ सकता है कि सबसे बड़ा से लेकर छोटा तक, तो सबसे बड़ा हो गया लद्दाख, लद्दाख, उसके नीचे हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, सॉरी ये लद्दाख जम्मू कश्मीर पहले और अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार, और उसके बाद हो गया दिल्ली। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा क्रमई, सबसे क्षेत्रफल में लद्दाख बड़ा है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है अंडमान निकोबार, उसके बाद है दिल्ली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की बात बोल रहा है, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की बात है तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कहाँ सूरज की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। सबसे ज्यादा ऊर्ध्वाधर किसमें पड़ती है, तो मुंबई, चेन्नई, यहाँ सॉरी क्वेश्चन गलत है, इसमें ये नहीं होगा, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, यहाँ नहीं होगा, इसको ये ऐसे करके नहीं होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, नहीं पड़ता होगा। हाँ, तो मुंबई देखिए, आपको शुरू में फिर बताए थे क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर्क रेखा ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर सूरज की किरणें फ्लक्चुएट होता है। पृथ्वी जब सूरज की चारों ओर घूमती है, जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ से लेके जाती है और यहाँ से लेकर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है। 23 दिसंबर तक यहाँ मैक्सिमम जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस क्षेत्र में जितना भी शहर होगा उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर कभी ना कभी तो एक दिन गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में यहाँ कैसे गिरे, इधर तो ऊपर कभी सूरज की किरण जाएगा ही नहीं,
तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सूर्य किरण नहीं गिरेगा, तो मुंबई में तो गिरेगा ही गिरेगा, चेन्नई में गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा, ये इसमें है जो नहीं गिरेगा। आंसर डी आंसर होगा, ठीक है ना, डी आंसर होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, आगे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, तो आसाम करती है, मणिपुर करती है, मिजोरम, सॉरी 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 ये गलती हो गया, देखिए किससे नहीं गिरती है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की बात करें तो सबसे अगर दक्षिण सॉरी सबसे पूरब की ओर देखा जाए तो सबसे पूरब की ओर है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मिजोरम, उसके सॉरी नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद मिजोरम है, ठीक है ना। लेकिन आसाम जो है वो नहीं है क्योंकि उसमें घेरा हुआ है। आपको अगर मैप में हम दिखा दे, मैप में दिखा दे, मैप में अगर दिखा दे, मैप में होता क्या है देखिए, यहाँ से लेके ये आसाम है, और इसमें पूरा कि कौन सा स्टेट जो है म्यांमार से घिरा हुआ नहीं है, तो ये तो अरुणाचल प्रदेश है ही इस क्षेत्र, नागालैंड तो है ही, मणिपुर है, मिजोरम है, लेकिन आसाम नहीं है, ठीक है ना, आसाम नहीं है। इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस राज्य का सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, तो किसका कौन नहीं करती है, आसाम नहीं करती है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम करती है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। पांडिचेरी एक ऐसा स्टेट है, इसको फिर मैप में दिखाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पांडिचेरी ही है, ठीक है, इसको पांडिचेरी है, देख लीजिए यहाँ, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, पांडिचेरी यहाँ अरुणाचल आंध्र प्रदेश में यहाँ आनाम है, पांडिचेरी है, ठीक है। एक तमिलनाडु में है पांडिचेरी है, ठीक है, जो खुद पांडिचेरी है। तमिलनाडु में ही कराईकल है, जो पांडिचेरी का ही हिस्सा है, और किस में है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और एक केरला में है, माहे माहे केरला में है, तो 3 स्टेट में है, किस में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तीसरा क्या है, केरला, केरला, ठीक है। तो इसमें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें पांडिचेरी क्या है, इसकी राजधानी जिसकी राजधानी पांडिचेरी ही है, स्टेट का नाम ही पांडिचेरी है, और इसमें 4 राज्य से बना हुआ है, सॉरी 4 जिला से बना हुआ है, जो एनम है वो आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा डीप जाएंगे तो पूछ सकता है कि पांडिचेरी में एनम किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कराईकल, कराईकल कहाँ है, वो तमिलनाडु में है, खुद पांडिचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में है, उसके बाद माहे, माहे कहाँ है, केरला में है, तो 4 राज्य मिला के पांडिचेरी है, और 4 स्टेट में अलग अलग क्षेत्र में बसा हुआ है, ठीक है ना। पांडिचेरी का राजधानी पांडिचेरी है, पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना विधानसभा है दिल्ली की तरह, ठीक है ना, उसमें विधानसभा जैसे दिल्ली एक तरफ हाफ स्टेट है, वैसा ही हाफ स्टेट है, केंद्र से ही चलते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन केंद्र के द्वारा चलते हैं, वहाँ गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो पांडिचेरी में 4 स्टेट है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पांडिचेरी किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश करता है, केरला करता है, कर्नाटक के साथ नहीं करते हैं, कर्नाटक के साथ नहीं करते हैं, तो आंसर ये होगा। बाकी तमिलनाडु करते हैं, आंध्र प्रदेश करते हैं, केरला करते हैं, कर्नाटक के साथ नहीं करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है किसके साथ नहीं करते हैं, तो कर्नाटक के साथ नहीं करते हैं स्पर्श, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, रामेश्वर बिंदु, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट किलीमत। देखिए क्वेश्चन 2 तरह का पूछ सकता है, ठीक है। एक है यहाँ क्वेश्चन पूछा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो हमारा जो है एक हमारा जो यहाँ भारत है, प्यारा भारत है, यहाँ है, और यहाँ है अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। तो एक है मुख्य भूमि का सुदूर है, जो मुख्य भूमि का सुदूर है, अगर पूछ दे कि मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है, तो फिर यहाँ कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो ये अंडमान निकोबार का दक्षिण बिंदु बता रहा है, अंडमान निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार का द्वीप है, तो यहाँ की बात बोल रहा है, तो यहाँ का क्या है, इंदिरा पॉइंट है ये, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता, 1984 में उसको मतलब चेंज करके इंदिरा पॉइंट नाम से दिया गया। 2004 में जब सुनामी आया था तो वो जगह डूब गया है, वो अभी पानी के नीचे डूबा हुआ है, ठीक है।
तो कन्याकुमारी जनरली आदमी कंफ्यूज होकर मार देगा, लेकिन कन्याकुमारी नहीं होगा। कारण क्या पूछा गया? सुदूरस्थ है। मुख्य भूमि अगर पूछता तो कन्याकुमारी होता, लेकिन सुदूरस्थ है तो इंदिरा पॉइंट है ये। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो सबसे पहले आप शुरू में बताए थे क्या कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है ना, मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा, ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल की सीमा अगर हम देखें तो इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ, पश्चिम बंगाल कितने देश, एक बार मैप में आपको दिखा देते हैं तभी आप लोग समझ में आएगा। कहाँ चला गया मैप? देखिए इसमें अगर देख ले हम, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो सेट किया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ है पश्चिम बंगाल, ये हमारा देश पश्चिम, राज्य पश्चिम बंगाल है, हमारे देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल। तो कितना देशों से लगा हुआ है? तो यहाँ तो एक हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ हो गया नेपाल 2, और यहाँ हो गया भूटान 3। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तीन तीन कंट्री से लगा हुआ है। तो नॉर्मली सोचेगा कोई कि शायद उसमें ये नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, सॉरी भूटान नहीं होगा, जबकि भूटान भी है। तो कितना है? 3 देश है। ठीक है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो 3 देश है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? अभी हम आपको बताए क्या, थोड़ा देर पहले दिखाए कि किसके साथ सीमा बनाती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश तो इधर है, पंजाब तथा राजस्थान ये दोनों है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है और गुजरात है। इसका बी आंसर होगा। अभी शुरू में आपको गिनाए थे किस किस राज्य किस किस से लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो शुरू में बार बार आपको बताएं क्या कि ये पृथ्वी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी, उत्तरी पूर्वी आंसर ये, ठीक है ना, आंसर हो गया। अच्छा, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या, 26 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य के 3 और से बांग्लादेश के घिरी हुई है? तो कौन कौन सा जो है 30 और से बांग्लादेश से घिरी हुई है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य, कौन सा राज्य 3 और से घिरा हुआ है? तो आपको मैप दिखाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैप दिख लेते हैं। तो 3 और से बांग्लादेश से घिरी हुई है। निम्न कौन सा राज्य, देखिए क्वेश्चन कहेगा कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी एक तरफ से हमारे इंडिया ही है, बाकी 3 और से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो देखिए यहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो सब तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। यहाँ जो है, यहाँ एक त्रिपुरा ऐसा एक स्टेट है, यानी अगर बांग्लादेश ऐसे बांग्लादेश है, ऐसे बांग्लादेश है, ऐसा हमारे इंडिया है और बीच में बांग्लादेश है, तो यहाँ त्रिपुरा है ये। तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो है यहाँ से लेके ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ त्रिपुरा, यहाँ से लेके त्रिपुरा है। तो इसके चारों ओर मतलब इधर 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 इधर, ये त्रिपुरा जो है एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है ना, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगरतला किस राज्य की तो क्या होगा? त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य की क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो 8 स्टेट से इसका बनाती है। ठीक है ना, 8 स्टेट से जो है, 8 स्टेट से सबसे ज्यादा ये सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, आगे है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड से, अगर झारखंड की मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो छत्तीसगढ़ करती है, उड़ीसा करती है, पश्चिम बंगाल करती है, मध्य प्रदेश नहीं करती है। तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है,
तो आंसर मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो एक बार पूरा का पूरा स्टेट को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भारत में से नदियों में से कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा, उप में से कोई नहीं। माही नदी, माही नदी, ठीक है ना। माही नदी जो है, माही नदी विंध्याचल से होते हुए इसका उद्गम जो है, उद्गम, सॉरी, इसका उद्गम जो है, उद्गम, उद्गम कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी कहाँ है? मध्य भारत में है। विंध्याचल पहाड़ी से उद्गम होती है, उसमें मेहद मेहद झील है, वहां से उद्गम होती है, ठीक है। और मोहना करती कहाँ है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। ये एक ऐसा नदी है, 5 नदियों में से एक ऐसा, जैसे नर्मदा, तापी, लूनी की तरह ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम में और बहने के बाद गुजरात, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश से निकलते होते राजस्थान में एंट्री करते हैं, फिर गुजरात में एंट्री करने के बाद करती क्या है कि खंबात की खाड़ी में वो मुहाना करके पानी गिराती है, ठीक है। तो ये है माही नदी, ठीक है। हाँ, नदी में कौन सा एक, हाँ, माही एक ऐसा नदी है, सॉरी, माही एक ऐसा नदी है जो कर्क रेखा का 2 बार गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण में उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होने के बाद जब ऊपर की ओर चढ़ती है, गुजरात जैसे राजस्थान जाती है तो एक बार उसको क्रॉस करती है, फिर राजस्थान से जैसे ही गुजरात में एंट्री करती है, फिर एक बार क्रॉस करते हुए खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही नदी है। हाँ, मैकमोहन रेखा स्थित है। तो मैकमोहन रेखा किस में है? भारत और चीन में है। भारत पाकिस्तान में क्या है? डूरंड है। भारत म्यांमार अलग है, भारत नेपाल ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो भारत और चीन के साथ क्या है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे राज्यों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन और एक बार किए थे। तो सबसे जो बड़ा होगा वो राजस्थान होगा सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा ये मुंबई के पास है, मुंबई के पास है, मुंबई के पास है ये, अरब सागर में, अरब सी में, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्या कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि न्यूमोर, न्यूमोर है ये बांग्लादेश के नीचे जो है न्यूमोर, ये डेल्टा, गंगा डेल्टा, ये गंगा डेल्टा में है, ये डेल्टा के दक्षिण में है ये, ठीक है। गंगा जी के डेल्टा के दक्षिण में है न्यूमोर है, और ये बंगाल की खाड़ी में है ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल में है। अच्छा, लक्षद्वीप तो एक द्वीप है अरब सागर में। रामेश्वरम है जिसको पाम्बन द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। रामेश्वरम है। यानी अगर हम भारत की अगर बात करें, तो यहाँ हमारे मुख्य रूप से ये भारत है, और यहाँ श्रीलंका है, और यहाँ तमिलनाडु के नीचे है रामेश्वरम जिसको पाम्बन द्वीप कहते हैं, इस क्षेत्र में है। यहाँ एक द्वीप है जिसको रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, ठीक है। और ये कल्चरल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोहीकरण कीजिए। अभी सबसे पहले गिनाए थे क्या कि सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा लद्दाख होगा, सबसे बड़ा लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर होगा और अंडमान निकोबार होगा उसके बाद, ठीक है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। शुरू में आपको गिनाए थे, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है? किस किस राज्य करती है? तो किस किस राज्य करती है आपको अभी शुरू में गिनाए थे क्या? तो क्या करती है? पश्चिम बंगाल करती है, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा करती है। आगे कह रहा है क्या? अच्छा, उसमें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ऐसे छट गया वो। पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर। यहाँ मणिपुर नहीं करती है, ऐसे छट गया। आसाम, हिमाचल प्रदेश नहीं करती, ऐसे छट गया। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं स्पर्श करती है? तो भूटान के साथ स्पर्श कौन सा नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम करती है, मेघालय नहीं करती है, ठीक है ना। मेघालय नीचे है। यानी अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऐसे करके अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ मेघालय है, और यहाँ मेघालय है, लेकिन सिक्किम यहाँ पे है, सिक्किम यहाँ पे है। यहाँ वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है, यहाँ से लेकर आसाम चला जाती है, आसाम चला जाती है, यहाँ सिक्किम है। तो मेघालय यहाँ पे है, मेघालय नहीं बनाती है। बाकी सिक्किम, भूटान, यहाँ सॉरी, यहाँ सिक्किम है और यहाँ भूटान है, यहाँ भूटान है,
तो भूटान के साथ नहीं बनाती है, तो सिक्किम बनाती है, अरुणाचल प्रदेश बनाती है, पश्चिम बनाती है, मेघालय नहीं बनाती है। ठीक है। अच्छा, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच के मध्य समय में कितना अंतर है? शुरू में बताती है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5 1/2 प्लस 5 आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे कह रहा है क्या? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा युग म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती है? तो कौन कौन सा म्यांमार की स्पर्श करती है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उपयुक्त सभी। देखिए, मणिपुर भी करती है, मिजोरम भी करती है, अरुणाचल प्रदेश भी करती है, नागालैंड भी करती है, तो सभी करती है। शुरू में मैप में दिखाए थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करती है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको शुरू में बताया था आपको, दिखाया भी थे मैप में। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल करती है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव को। भारत श्रीलंका को पाक स्टेट करती है। पाक की स्टेट। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल करती है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल करती है। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से जो करते हैं वो कोको आइलैंड उधर करती है। ठीक है ना। तो मिनिकॉय और मालदीव को करते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है। आगे कह रहा है क्या? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत आते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें ज्योग्राफिकली जब हम लोग डिस्कस आगे करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल भी आते हैं, जो भारत का पड़ोसी देश भूटान भी आते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, बांग्लादेश भी आते हैं। तो ये पूरा उपमहाद्वीप का क्षेत्र है ये। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान सम्मिलित नहीं है, ये भी सही है। अफगानिस्तान इसमें नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो दक्षिण में ही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। आगे कह रहा है क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से स्पर्श करती है? देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार भारत का सबसे उत्तर वाला पार्ट, ये उत्तर वाला पार्ट है। ठीक है, ये उत्तर वाला पार्ट, इस क्षेत्र में उत्तर वाला, इस क्षेत्र में जितना भी ये है। तो यहाँ अगर उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड मान ले, उत्तर प्रदेश यहाँ मान ले, यहाँ पश्चिम बंगाल मान ले, यहाँ सिक्किम मान ले, तो किस सीमा से करती है? तो किस सीमा से करती है? ये नेपाल से करती है। ये नेपाल से करती है। ठीक है ना, नेपाल से करती है। ठीक है। तो इसको मैप को बार बार देखना है। ठीक है। आगे कह रहा है क्या? भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है? किस देशों के साथ भारत की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ करती है, मालदीव के साथ ये जलीय सीमा करती है, ताजिकिस्तान जलीय सीमा तो करती है, ताजिकिस्तान के साथ ये नहीं करती है, ताजिकिस्तान के साथ नहीं है ये। वो अफगानिस्तान के साथ करती है, म्यांमार के साथ करती है। तो ओनली 3। अच्छा, इसमें सीमा, सॉरी यहाँ सीमा दिया हुआ है, जलीय सीमा का उल्लेख नहीं है, सीमा स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। तो मालदीव के साथ नहीं करती है। मालदीव के साथ स्थलीय सीमा बनाती तो है, सॉरी जलीय सीमा, लेकिन सीमा ऐसे नहीं बनाती है। तो मालदीव और ताजिकिस्तान 2 और 3, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? तो पश्चिम बांग्लादेश के साथ, देखिए बांग्लादेश के साथ कौन सा स्पर्श करती है? तो शुरू में देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल करती है। मिजोरम, त्रिपुरा, तो मिजोरम नहीं करती है, त्रिपुरा करती है, नागालैंड नहीं करती है, सिक्किम करती है। तो 1 3 किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो एक मिजोरम बांग्लादेश के साथ, मिजोरम बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन गलत दिया क्या? नीचे दिए भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बांग्ला तो करती ही है। ठीक है, मिजोरम 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 भी करती है, त्रिपुरा भी करती है, नागालैंड नहीं करती है, सिक्किम करती है, सिक्किम भी नहीं करती है। सिक्किम कहाँ से करेगी? इसलिए गलती होगा। सिक्किम कहाँ से करेगी? सिक्किम तो सबसे ऊपर में है। तो क्या है? 1 3 4, 1 3 4, इसमें तो आंसर में है ही नहीं इसमें। अच्छा, मिजोरम तो करती है ना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3। हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा सीमा स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल तो करती ही है, मिजोरम करती है, त्रिपुरा करती है, नागालैंड नहीं करती है, नागालैंड म्यांमार के साथ करती है, सिक्किम भूटान के साथ करती है। तो 1 2 3 आंसर ये सही है, ये ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या? उसके बाद कह रहा है क्या कि 43 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी लगा हुआ है? तो जलीय सीमा भी लगा हुआ है। तो इसमें कह रहा है क्या कि महाराष्ट्र सिर्फ जलीय सीमा है, तो ये नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल जलीय सीमा भी है, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है।
उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है, गुजरात है, ये भी नहीं है, गुजरात है। तो 2 और 4 है। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ जलीय सीमा, स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, जलीय सीमा भी है। तो महाराष्ट्र सिर्फ जलीय सीमा है, पश्चिम बंगाल स्थलीय में बांग्लादेश के साथ और जलीय सीमा भी है, उड़ीसा सिर्फ जलीय सीमा है, गुजरात पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा भी है। तो ये 2 और 4, 2 और 4 सी आंसर, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित द्वीपों में युग में कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथ्वी करते हैं? तो अंडमान और निकोबार, आपको शुरू में ही मैप में दिखाए थे, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सेडल पीक स्थित है बृहत इसमें उसके बाद बृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में सेडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर, उससे सर्वोच्च शिखर है सेडल पीक। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेडल पीक कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है, सेडल पीक है। अच्छा, सेडल पीक का हाइट कितना है, 738 मीटर, ठीक है ना, 738 मीटर, 738 मीटर है। और वो है किसमें है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्या कि पांडुचेरी के अनुसार प्रदेश 3 राज्यों से फैला हुआ है, इसके विभिन्न जिलों उनकी अवस्थिति के संबंध में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए। अनम आंध्र प्रदेश, अनम आंध्र प्रदेश है, अयनम आंध्र प्रदेश, अभी आपको बताया मैप में दिखाए, कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है, माहे केरल। तो 1 2 3 तीनों सही है, सभी सी आंसर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्म का विचार कीजिए। पर्वत शिखर अवस्थिति, माउंट डियोबली, ये जितना भी है ना अंडमान निकोबार की द्वीप है ये। तो माउंट डियोबली मध्य अंडमान में है, ये सही है। ये माउंट कोयब दक्षिण अंडमान में, ये भी सही है। माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में। तो तीनों का तीनों सही है। ये युग्म कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें कोई भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों का तीनों सही है ये, ठीक है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट नगर, ये कन्याकुमारी है, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी यहाँ है। तो यहाँ अरब सागर है, ये अरब सी है, ये यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। और यहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ इंडियन ओशन है। तो यहाँ का और यहाँ का जो मिलन स्थल है कन्याकुमारी, यहाँ तीनों स्थान है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। तो यहाँ कन्याकुमारी है, तो ये आंसर ये होगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य किससे घिरा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि चीन है, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, ये सही है। चीन है, उत्तर में चीन है, पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है और नीचे दक्षिण में क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो आंसर ये होगा आंसर, ठीक है ना। उसके बाद आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगी हुई है? तो इसका सी आंसर होगा, शुरू में आपको गिराए थे 7 है, ठीक है, 7 है। भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा करती है? तो ऐसे देख लीजिए, पश्चिम है पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, उसके बाद हो गया चाइना, सॉरी, उसके बाद हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद हो गया अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान, उसके बाद हो गया चाइना, उसके बाद हो गया नेपाल, भूटान, उसके बाद हो गया म्यांमार, हाँ म्यांमार, उसके बाद हो गया बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर बी होगा, सी होगा। अच्छा, आगे कह रहा है क्या, राम सेतु किन देशों के बीच में है? देखिए, राम सेतु जो है हमारे यहाँ इंडिया है और यहाँ जो बांग्लादेश है, ये ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। जो भगवान राम गए थे श्रीलंका में, तो रावण का वध करने के लिए, तो यहाँ राम सेतु बनाया गया है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। तो भारत और यहाँ श्रीलंका है, यहाँ हमारे इंडिया है, यही बीच में राम सेतु, यहाँ पे राम सेतु है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, सियाचिन क्या है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रेगिस्तान सीमांत है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमांत है, भारत म्यांमार के बीच में सीमांत है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद की सीमांत है। देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेगिस्तान सीमांत है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत है। तो सियाचिन ऐसा क्षेत्र है, सियाचिन ऐसा क्षेत्र है, सियाचिन, जहां बर्फ का जो है, बर्फ का रेगिस्तान है, हाँ। तो हिमनद नहीं है, एक रेगिस्तान क्षेत्र है, इसका रेगिस्तान सीमांत है ये।
तो आंसर ये हो जाएगा 52 का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, बस खत्म हो गया। तो यही इतना ही 52 क्वेश्चन है। इसको बार बार देखिए और बार बार देखने के बाद सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।